हेलो बच्चों, कैसे आप लोग। उम्मीद है आप लोग अच्छे होंगे। आज हम पढ़ेंगे क्लास 7 का ज्योग्राफी का चैप्टर नेचुरल वेजिटेशन एंड वाइल्ड लाइफ। यानी कि मैं हमेशा कहता हूँ चैप्टर में ही पूरा आंसर छुपा होता है, तो इसीलिए चैप्टर को फिर समझिए कहना क्या चाहता है। ठीक है, कह रहा है नेचुरल वेजिटेशन यानी कि प्रकृति रूप से जितने भी वनस्पतियाँ होती हैं, जितने भी पेड़ पौधे होते हैं, ठीक है, जितना भी ज़रूरी होता है ह्यूमन थिंग्स के लिए, वो सारी चीज़ें किस में आती हैं, वेजिटेशन में। चाहे जो भी चीज़ हो गई, चाहे सब्जी वगैरह हो गया, चाहे पेड़ पौधे हो गया, चाहे प्लांट्स वगैरह हो गया या फ्लावर वगैरह, सारी किस में आएंगी, नेचुरल वेजिटेशन में। और है वाइल्ड लाइफ यानी कि वन्य जीवन, यानी कि जंगल में जितने भी जानवर होते हैं वो सारे सारे किस में आएंगे, वाइल्ड लाइफ में। इसका मतलब होता है वाइल्ड मतलब होता है जंगली या वन्य या कि मतलब जंगल, और लाइफ मतलब जीवन, जंगल के जीवन। तो जीवन का जंगल कौन है, जितने भी जानवर होंगे जंगल में रहते होंगे। ठीक है, ये हो गया चैप्टर हमारा। अब आते हैं टॉपिक पे। कह रहा है लाइफ ऑन द अर्थ यानी पृथ्वी पे कौन कौन सी लाइफ है। कह रहा है पैराग्राफ ये कि हम नहीं जानते कि पृथ्वी पे लाइफ आई कैसे। सब लोग अपना अपना थ्योरी पेश कर, थ्योरी नहीं कि एक कहावत कहते हैं कि हाँ हो सकता है ऐसे लाइफ आई हो पृथ्वी पे। ठीक है, तो जो साइंटिस्ट हैं, बड़े बड़े साइंटिस्ट हैं या जियोलॉजिस्ट हैं, जो वो कहते हैं कि पृथ्वी पे लगभग करोड़ों साल यानी कि लगभग मिलियन ईयर्स अगो, साल पहले लाइफ ने फॉर्म किया था, यानी कि जीवन ने जन्म लिया था पृथ्वी पे, जो कि करोड़ों साल पहले हुआ था। ठीक है, और जन्म कैसे लिए थे, कब लिया था, ये हमें नहीं पता है। वही लिखा है एट लेंथ लाइफ बिगेन हुआ था, यानी करोड़ों साल पहले लाइफ शुरू हुई थी। बट वी नो नॉट हाउ एंड वेन, यानी कब और कैसे शुरू हुआ था ये हम नहीं जानते हैं। लेकिन ये पता है कि पहली बार लाइफ कहाँ पर हुई थी, पृथ्वी के ओशियन में, यानी कि जो महासागर हैं, जो समुद्र है, वहाँ पे लाइफ पहली बार फॉर्म हुई थी एक जल जीव की तरह। यानी कि जो जीव जल में रहते हैं उनसे हम लोग क्या हुए, मतलब कहते हैं कि वो हमारे पूर्वज हैं। ठीक है, कहा जाता है कि जैसे जैसे टाइम बीतता गया, यानी कि जैसे जैसे टाइम समय बीतता गया वैसे वैसे क्या हुआ, इवोल्यूशन हुआ अलग अलग जानवरों का। बंदर आए, ठीक है, वनमानुष आए, फिर जंगली जानवर आए, कई सारे, उसी में से हम भी लोग आए, होमोसेपियन जिसे इंसान कहते हैं। ठीक है, इंसानों को कहा जाता है होमोसेपियन। ये भी एक तरह के क्या थे, जंगली जानवर थे, लेकिन बाद में ये काफ़ी ज़्यादा तेज़ी से डेवलप कर गए और एक तरह से इंसान एक तरह से सबसे ज़्यादा पावरफुल और स्मार्ट पर्सन बन गया है। इस तरीके से कई सारे इवोल्यूशन हुआ पृथ्वी पे, जो कि करोड़ों साल लग जाए। मतलब कि हम लोग को लगभग आयु है अभी ज़्यादा पृथ्वी के टाइम पे देखा जाए तो हमारे समय से देखा जाए, यानी कि हम लोग के टाइम से देखा जाए तो काफ़ी करोड़ों साल मतलब काफ़ी ज़्यादा होता है। लेकिन यही टाइम अगर ब्रह्मांड के लेवल पे देखा जाए, यानी कि जो हमारा यूनिवर्स है उसके लेवल पे देखा जाए, तो ब्रह्मांड के उनके द्वारा कि हमारा जन्म अभी बस कुछ ही मिनट पहले हुआ है। यानी कि जिससे जो हमारा समय क्या होता है, 12 घंटे में 24 घंटे में एक दिन होता है, तो हमारे समय से मतलब हमारे आंखों से देखा जाए तो काफ़ी लंबा समय बीत गया, करोड़ों साल काफ़ी होता है। लेकिन वही अगर ब्रह्मांड की आप चीज़ देखेंगे उनकी मतलब यूनिवर्स के आंखों से, तो हमारा जन्म अभी बस 1 से 2 मिनट पहले ही हुआ है। ठीक है, तो ये कह रहा है कि कई सारे इवोल्यूशन हुए हैं, कई सारे करोड़ों साल लग गए हैं इसको हम लोग को यहाँ तक पहुँचने में। ठीक है, नेक्स्ट टॉपिक आता है बायोस्फीयर एंड इट इम्पोर्टेंस। बायोस्फीयर क्या होता है, हमने पिछले चैप्टर में पढ़ा है कि बायोस्फीयर वो जगह होती है जहाँ पर सारे के सारे लिविंग थिंग्स क्या रहते हैं, जिंदा रहते हैं। यानी उस जगह पे जहाँ पर सारे लिविंग थिंग्स, पेड़ पौधे जानवर इंसान सब जो रहते हैं, उसको हम क्या करते हैं, बायोस्फीयर। बायोस्फीयर में क्या क्या आता है, बायोस्फीयर में वो जगह आती है जहाँ पर सारे लिविंग थिंग्स रहते हैं, जैसे कि एटमॉस्फेयर। एटमॉस्फेयर में क्या रहते हैं, बर्ड्स वगैरह रहती हैं, वो आ जाएगा बायोस्फीयर में। ठीक है, लिथोस्फीयर, लिथोस यानी कि पत्थर की जगह, यानी जहाँ इंसान वगैरह रहते हैं। ठीक है, या जानवर वगैरह जो रहते हैं, जंगल वगैरह है, वो लिथोस्फीयर में आ जाएगा। तीसरा है हाइड्रोस्फीयर। हाइड्रो यानी कि पानी, पानी में जितने भी जीव हैं, चाहे मगरमच्छ हो गया, शार्क हो गया, डॉल्फिन हो गया, जितने भी हैं वो सर क्या है, हाइड्रोस्फीयर है। यानी कि स्पेस, ठीक है, पानी और ज़मीन तीनों मिला किस में आएगा, बायोस्फीयर में। इसको एक साथ क्या बोलते हैं, बायोस्फीयर। तो बायोस्फीयर ऐसा जगह है जहाँ पे सारे के सारे लिविंग थिंग्स एक साथ मिलकर रहते हैं और एक दूसरे पे क्या रहते हैं, निर्भर रहते हैं। ठीक है, उसी को कहते हैं बायोस्फीयर। और क्यों ज़रूरी है वो भी देखते हैं। तो बायोस्फीयर इसलिए हमारे लिए इंपॉर्टेंस हो जाता है क्योंकि अर्थ को छोड़ के, यानी कि हमारी पृथ्वी को छोड़ के और किसी ग्रह पे इस तरह का लाइफ या बायोस्फीयर नहीं है। वहाँ पर ना एटमॉस्फेयर है, ना हाइड्रोस्फीयर है, ना ही लिथोस्फीयर। लिथोस्फीयर तो होगा यानी कि वहाँ पर जानवर नहीं है। ठीक है, वहाँ पर ऑक्सीजन नहीं है। मतलब देखा जाए तो हमारे ग्रह में, सोलर सिस्टम में कितने प्लैनेट्स हैं, 8 प्लैनेट्स है। वीनस है, मरकरी है, अर्थ है, मार्स है, सैटर्न है, जुपिटर है, यूरेनस है, नेपच्यून है, सारे क्या है, प्लैनेट्स हैं। सारे प्लैनेट्स में देखा जाए तो बस अर्थ ही है, यानी पृथ्वी ऐसा जगह है जहाँ पर बायोस्फीयर है, जहाँ पर पानी है, हवा है, ऑक्सीजन है, जिसकी वजह से आप लाइफ काफ़ी अच्छा फल फूल पाती है। ठीक है, बाकी ग्रह पे ये सब नहीं है, इसलिए एक इंपॉर्टेंस हो जाता है कि बायोस्फीयर काफ़ी इंपॉर्टेंस होता है जिंदा रहने के लिए। यानी कि जितने भी जीव हैं या जितने भी लिविंग थिंग्स हैं उनको जिंदा रहने के लिए बायोस्फीयर काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंस है। तो एग्जाम में आता है कि बायोस्फीयर क्या होता है, तो बायोस्फीयर वो जगह होता है जहाँ पर सारे लिविंग थिंग्स मिल कर रहते हैं, जैसे कि एटमॉस्फेयर, ठीक है,
बायोस्फीयर में क्या आता है? एटमॉस्फेयर आता है, लिथोस्फीयर है, हाइड्रोस्फीयर आता है। ये घर है, दिस इज़ द होम ऑफ द प्लांट्स एंड एनिमल और आल्सो मेन, ठीक है। बायोस्फीयर होगा क्यों इंपॉर्टेंट है? क्योंकि ये इसका खुद का एक फीचर है जो कि बाकी 8 ग्रहों में नहीं पाए जाते हैं। यानी कि बायोस्फीयर वैसा जगह है जहाँ पे सारे लिविंग थिंग्स रह सकते हैं, ठीक है, और मछली वगैरह, बर्ड्स वगैरह, मतलब सारे लोग मिलकर जिंदा रह सकते हैं। बायोस्फीयर में ऑक्सीजन होता है, मतलब जो आप चाहें हैं लिख सकते हैं, जो आपके लिए ज़रूरी है, जो इंसानों के लिए ज़रूरी है, वो सारी चीज़ बायोस्फीयर में है, ठीक है। तो आप इस तरीके से बना के लिख सकते हैं। नेक्स्ट आता है हमारा टॉपिक, इम्पैक्ट ऑफ ह्यूमन ऑन बायोडाइवर्सिटी एंड इन्वायरमेंट। यानी कि इंसान जो भी कांड कर रहे हैं, कांड यानी कि एक तरह से जो भी नेचर को मार रहे हैं वो लोग, चाहे किसी भी तरीके से, चाहे ओवर पॉपुलेशन करके या पेड़ों को काट के या मछलियों को तबाह करके, यानी कि जो पानी होता है उसको गंदा करके, मतलब कई तरीके से इंसान क्या कर रहे हैं, नेचर को एक तरह से हार्म पहुंचा रहे हैं। तो नेचर भी क्या करेगा, एक दिन ऐसा आएगा कि पूरा सारे को बराबर कर देगा, यानी कि सूद समेत तुमको वापस कर देगा इंसानों को। तो ये कह रहे हैं कि ऐसे इंसान की कुछ चीज़ें हैं जो क्या कर रही हैं, बायोडाइवर्सिटी को इफेक्ट कर रही हैं, जो बायोडाइवर्सिटी को बर्बाद कर रही है। कौन कौन सी ऐसी चीज़ें हैं देखते हैं। यहाँ पर पॉइंट है, ध्यान से देखिए, कह रहा है जो ह्यूमन बींग्स है वो सबसे महत्वपूर्ण, यानी कि सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट है किसके, बायोस्फीयर के, क्योंकि ये सबसे स्मार्ट है, ठीक है, सबसे एडवांस है और सबसे ज़्यादा विकसित है, यानी कि डेवलप है, तभी तो सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट बोला गया है। इनके अलावा, यानी कि इंसानों के अलावा भी एनिमल्स हो गए, बर्ड्स हो गए, इंसेक्ट हो गए और प्लांट्स भी क्या होते हैं, उस एटमॉस्फेयर में या उस बायोस्फीयर में रहते हैं। लेकिन उनमें से सबसे स्मार्ट कौन है, इंसान। और सबसे देखा जाए तो सबसे ज़्यादा रीयूज़ भी, यानी सबसे ज़्यादा पॉपुलेटेड यही लोग कर रहे हैं, यानी कि यही लोग सबसे ज़्यादा है जो नेचर को नुकसान पहुंचा रहे हैं। कह रहा है ह्यूमन बींग्स आर द ओनली स्पीसीज इन द बायोस्फीयर हु कैन अल्टर इन्वायरमेंट अकॉर्डिंग टू देयर नीड्स। मतलब इंसान ही ऐसे, मतलब कि ह्यूमन बींग्स ऐसे चीज़ हैं, यानी कि ऐसे ये जीव हैं जो अपने लिए, यानी अपनी चीज़ों के लिए नेचर को क्या कर सकते हैं, पूरी तरह से बर्बाद कर देते हैं। यानी कि अपनी ज़रूरतों के लिए नेचर को जो चाहिए वो नहीं दे पाते हैं और अपनी चीज़ों को जो चाहिए, मतलब खुद को जो चाहिए वो ले लेते हैं। तो इस तरीके से भाई नेचर तो एक दिन ख़त्म हो जाएगा और ख़त्म होते ही नेचर क्या करता है, नेचर अपने आप को बैलेंस करना जानता है। तो जब उसको लगेगा कि हाँ भाई ज़्यादा यूज़ कर रहे हैं लोग, अब नहीं हो पा रहा है, तो लाएगा अर्थक्वेक, तूफान लाएगा, सुनामी लाएगा, फ्लड लाएगा, सूखा लाएगा, जिसकी वजह से क्या होगा, कई लोग मारे जाएंगे, कई सारी घरें तबाह होंगी और उस जगह पे नए नए पेड़ पौधे उगाएंगे। तो नेचर को अपना घाव भरना आता है, ठीक है। जैसे कि कोरोना में कोरोना 2 साल का था, 2 साल में काफ़ी अच्छे से अपने घाव भरे हैं, कौन, नेचर। तो इंसान चाहे कुछ भी कर लें, नेचर अपना घाव भर लेगा। तो सबसे ज़्यादा नुकसान देखा जाए तो इंसान को ही होगा, चाहे पहले सतर्क रहे या पहले से ही यूज़ करे ज़्यादा, तब भी। कह रहा है कि जो इंसान है उनके पास नए नए टेक्नोलॉजीज़ हैं नेचुरल को एक्सप्लॉइट करने के लिए, यानी कि नेचर को, यानी प्रकृति को नुकसान पहुंचाने के लिए। कह रहा है कि वो नेचुरल रिसोर्सेज की इतनी ज़्यादा मात्रा में यूज़ कर रहे हैं कि मतलब जैसे उनको मान लेते हैं कि 5 किलो चावल की ज़रूरत है, 5 किलो चावल का ज़रूरत ना हो कि वो लोग 10 किलो चावल बनाते हैं और बाकी 5 किलो क्या करते हैं, फेंक देते हैं, ठीक है। जैसे मान लेते हैं कि एक रास्ता बनाना है जंगल के बीचों बीच, जैसे मान लेते हैं जंगल है और बीच का ही रास्ता है, ठीक है। तो मान लेते हैं रास्ते में हमको लगभग 100 पेड़ काटने हैं, ठीक है। तो इंसान क्या करेंगे, 100 पेड़ की जगह 1000 पेड़ काट के बेच देते हैं। तो क्या कर रहे हैं, वो अपने फ़ायदे के लिए नेचर को नुकसान पहुंचा रहे हैं अपनी टेक्नोलॉजी से। तो ये सब क्या आ रहा है, डिस्टर्ब कर रहा है किसको, डिग्रेडेशन ऑफ बायोडाइवर्सिटी को, यानी कि बायोडाइवर्सिटी पूरी तरह से ख़त्म हो रहा है और इस पर बहुत ही बुरा असर पड़ रहा है, किसको, बायोडाइवर्सिटी को, जिसकी वजह से काफ़ी दिक्कतें आने वाली है। कौन से रीज़न है जिसकी वजह से बायोडाइवर्सिटी को इफेक्ट पड़ रहा है। जो सबसे पहला रीज़न है ओवर पॉपुलेशन, यानी इंसानों की जो पॉपुलेशन है, यानी कि जो मात्रा है वो काफ़ी तेज़ी से बढ़ रही है। पहले मान लेते हैं कि 600 करोड़ लोग थे, अब 800 करोड़ लोग हैं। आने वाले मतलब दुगुने तेज़ी से बढ़ रहे हैं, यानी कि बहुत ही तेज़ी से इंसानों का क्या हो रहा है, पॉपुलेशन बढ़ रहा है। कह रहा है जितना ज़्यादा पॉपुलेशन बढ़ेगा उतना ज़्यादा खाने की कमी होगी, यानी कि फ्रूट, भाई सब लोग क्या कर रहे हैं, पॉपुलेशन बढ़ रहा है, खेती हो रहा है कितने 1000 लोगों का, ठीक है। मान लेते हैं एक खेत है, मान लेते हैं पूरे पृथ्वी पे 1000 लोग हैं, ठीक है। मान लेते हैं पूरे पृथ्वी पे 1 एकड़ खेत है, 1 एकड़ में 1000 लोग का खाना प्रोड्यूस हो रहा है और जो पॉपुलेशन हो कितना है, 1500 लोग हैं। तो 500 लोग क्या होंगे, भूखे रह जाएंगे। तो जितना ही तेज़ी से, एक तरह से एग्जाम्पल था और कुछ नहीं था, ठीक है। आपको समझना था कि ओवर पॉपुलेशन से काफ़ी चीज़ें नुकसान हो रही हैं और काफ़ी चीज़ें किस पे डाइवर्स इफेक्ट कर रही है, बायोडाइवर्सिटी को, जहाँ पर सारे लिविंग थिंग्स रह रहे हैं वो काफ़ी ज़्यादा नुकसान हो रहा है ओवर पॉपुलेशन के जरिए। तो वो क्या होना चाहिए, पॉपुलेशन को घटाना चाहिए। दूसरा डिफॉरेस्टेशन, यानी कि पेड़ काटने से क्या हो रहा है,
हमारा जो ऑक्सीजन लेवल होगा वो घटेगा। ऑक्सीजन लेवल घटेगा इसका मतलब कि गर्मी ज़्यादा बढ़ेगी, और गर्मी ज़्यादा बढ़ेगी इसका मतलब कि ग्लोबल वार्मिंग ज़्यादा बढ़ रहा है, जिसकी वजह से टेम्परेचर काफ़ी गर्म हो जाएगा और भी जानवरों को दिक्कत होगा। तो वही कह रहा है डिफॉरेस्टेशन मतलब होता है पेड़ को काटना, ठीक है रूथलेस कटेगा फॉरेस्ट, यानी कि बहुत ही बुरी तरह से पेड़ों को काटना, और इसकी वजह से क्या होगा बायोडाइवर्सिटी पे इफेक्ट पड़ रहा है, यानी कि बायोडाइवर्सिटी घट रहा है, ठीक है। अगर बायोडाइवर्सिटी घटेगा तो क्या होगा, बारिश भी नहीं होगा, ना ही पानी ज़्यादा मात्रा में होगा, ना ही ज़्यादा क्या बोलते हैं सुरक्षित होगा, काफ़ी ज़्यादा अर्थक्वेक आएंगे, सुनामी आएगा, फ्लड आएगा, सूखा पड़ जाएगा, तो काफ़ी ज़्यादा इंसानों को ही नुकसान होगा। तो ये दूसरा रीज़न है। तीसरा रीज़न क्या आता है कि एक्सेसिव हंटिंग ऑफ वाइल्ड एनिमल, यानी कि बेफिजूल में क्या करते हैं लोग, जंगली जानवरों को शिकार करते हैं। जैसे टाइगर इतना ज़्यादा थे लेकिन अब गिनती के बचे हैं, बस लगभग 600 या 1400 जानवर ही बचे हैं। किसके, टाइगर के। क्यों, क्योंकि उनका काफ़ी तेज़ी से शिकार होता है, हंटिंग होता है, तो इस वजह से क्या होता है बायोडाइवर्सिटी पे इफेक्ट पड़ता है। तो ये कह रहा है इफ़ देयर इज ओवर ग्रेजिंग बाय द हार्बीवोरस एनिमल लाइक शीप, डियर, लैंड बिकम्स बैरेन। ये तो हंटिंग हो गया। कह रहा है कुछ जो किसान मतलब जो भी किसान वगैरह हैं जो क्या कर रहे हैं, ओवर ग्रेजिंग करते हैं। ओवर ग्रेजिंग यानी कि मान लेते हैं एरिया है, यहाँ पर बहुत ज़्यादा घास है, तो वो एक ही जगह पे बार बार चराते हैं उस घास को, जिसकी वजह से घास क्या होगा, ख़त्म हो जाएगा, और मिट्टी जो वहाँ होगी वो क्या होगा, इरोजन हो जाएगा, यानी कि उस मिट्टी एक जगह से दूसरी जगह चली जाएगी, जिसकी वजह से क्या होगा बायोडाइवर्सिटी पे इफेक्ट पड़ेगा, ठीक है। तो ये 2-3 रीज़न थे। एक और रीज़न है टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट, यानी कि स्मोक एमिटेड फ्रॉम डिफरेंट फैक्ट्रीज आल्सो रिजल्ट इन द वेरियस काइंड, यानी कि जितने भी इंसानों के जगह फैक्ट्री बैठाई गई है ना, कई सारे फैक्ट्रीज है, फैक्ट्री यानी कि जहाँ पर कई सारे पॉल्यूशन प्रोड्यूस नहीं होते हैं, जहरीली हवाएं निकलती है, तो जहरीली क्या हो रही है, वो हवा एयर में मिक्स हो रही है, एयर में मिक्स हो रही है तो ग्लोबल वार्मिंग बढ़ रहा है, ऑक्सीजन लेवल घट रहा है, और इंसानों को सांस लेने में दिक्कत होती है। तो ये 4 प्रॉब्लम्स है, यानी कि 4 रीज़न है जिसकी वजह से बायोडाइवर्सिटी घट रहा है। तो एग्जाम में आपसे पूछेगा कि बायोडाइवर्सिटी क्या है, और कौन से ऐसे ह्यूमंस के रीजन है, कौन से ऐसे ह्यूमंस की इम्पैक्ट है जिसकी वजह से बायोडाइवर्सिटी पे और इन्वायरमेंट पे असर पड़ रहा है। तो पहला क्या है, ओवर पॉपुलेशन है, दूसरा डिफॉरेस्टेशन है, तीसरा एक्सेसिव हंटिंग ऑफ वाइल्ड एनिमल है, और ओवर ग्रेजिंग है, चौथा क्या है टेक्निकल एडवांसमेंट है, यानी कि इंसानों का जो विकसित हो रहे हैं लोग उसकी तरह से और ज़्यादा नुकसान हो रहा है, ठीक है। नेक्स्ट टॉपिक है डिफरेंट वैरायटी ऑफ नेचुरल वेजिटेशन एंड वाइल्ड लाइफ इन द वर्ल्ड। कह रहा है कि हमारी दुनिया में यानी कि पृथ्वी पे अलग अलग तरह के वेजिटेशन है, यानी कि वनस्पतियाँ हैं, और अलग अलग तरह के जानवर हैं हमारी इस पृथ्वी पे। देखते हैं जैसे कि अलग अलग जानवर, जैसे गैंडा है, हाथी है, शेर है, बाघ है, चिड़िया, कई तरह की चिड़िया होती हैं, पैरट, क्रो हो गया, स्पैरो हो गए, ठीक है, मतलब कई तरह के एनिमल्स रहते हैं और अलग अलग जगह पे पाए जाते हैं। यानी कि ठंड की जगह पे ठंडे जानवर पाएंगे, ठीक है, गर्म की जगह पे गर्मी जानवर वाले पाएंगे। जैसे कि ठंड की जगह पे कौन हो गए, पेंगुइन्स हो गई, पोलर बियर्स हो गए, और गर्मी वाले पे लायंस वगैरह हो गए, ठीक है। तो अलग अलग जानवर अलग अलग जगहों पे पाए जाते हैं। तो वही कह रहा है कि हमारे प्लांट पे यानी कि हमारे ग्रह पे अलग अलग तरह के जानवर हैं, अलग अलग तरह के पेड़ हैं, ठीक है, अलग अलग तरह के लिविंग थिंग्स हैं, तो इन्हीं को हमको देखना है। तो पहला आता है हमारा इक्वेटोरियल रीजन। इक्वेटोरियल रीजन क्या है, पृथ्वी का वो पार्ट जहाँ जो बीच में आता है, यानी कि पृथ्वी मान लेते हैं और इस जगह पे कहते हैं इक्वेटर। इक्वेटर यानी कि इक्वेटर वो जगह होता है जो पृथ्वी को 2 हिस्सों में बराबर बांटता है, यानी कि जो हमारी पृथ्वी है उसको 2 हिस्सों में क्या होता है, बराबर तरीके से बांट देता है, उसी को कहते हैं इक्वेटर या इक्वेटोरियल रीजन, यानी कि पृथ्वी का वो हिस्सा जो पृथ्वी को 2 भागों में बांटता है। तो वहाँ पर कौन कौन से राज्य आते हैं, कौन कौन से कंट्री आता है, देखते हैं। अमेजॉन बेसिन आता है साउथ अफ्रीका का, ठीक है, साउथ अमेरिका का, ठीक है। जेयर बेसिन आता है अफ्रीका का, पार्ट ऑफ श्रीलंका आता है, मलेशिया आता है, इंडोनेशिया आता है, और एशिया में कुछ कंट्री में आती हैं, जिसकी वजह से टेम्परेचर यहाँ काफ़ी ज़्यादा हाई रहता है और काफ़ी ज़्यादा बारिश होती है। देखो इक्वेटर पे मैंने कई बार बताया, ज्योग्राफी में बताया और साइंस में भी बताया कि इक्वेटर पे क्यों ज़्यादा गर्मी होती है, क्यों होती है, आप लोग कमेंट में बताइएगा, लेकिन फिर भी मैं बता देता हूँ, पता नहीं आपको पता होगा नहीं। देखो जो इक्वेटर होता है ना, यहाँ धूप की रोशनी होती है, जो सूरज की रोशनी होती है वो डायरेक्ट पड़ती है, क्यों, क्योंकि वो सेंटर पे होता है। जैसे यहाँ पर सूरज जब निकलता है तो ये सेंटर है इसका, ठीक है, तो यहाँ पर रोशनी सीधे अटैक करती है, जिसकी वजह से यहाँ पर गर्मी काफ़ी ज़्यादा होता है, और गर्मी ज़्यादा होने की वजह से ज़्यादा इवेपोरेशन होता है। इवेपोरेशन क्या होता है, पानी का वेपराइज होना, इसकी वजह से ज़्यादा बारिश आता है। बाकी जो अपर वाला यानी कि पोल पार्ट है, यानी कि नॉर्थ पोल साउथ पोल, यहाँ पे जो रोशनी जाती है वो फ्लैट होके जाती है, ठीक है, गिरते जाती है, जिसकी वजह से वहाँ पर ज़्यादा ठंड होती है। तो वही कह रहा है इक्वेटोरियल रीजन पे ये देश है, और यहाँ पर सबसे ज़्यादा गर्मी होती है, सबसे ज़्यादा बारिश होती है, और सबसे ज़्यादा डेंस यानी कि जो फॉरेस्ट है यहीं पर है। क्यों, क्योंकि जितने भी पौधे होते हैं क्या करते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड को यानी कि हीट को एब्जॉर्ब करते हैं, जिसकी वजह से यहाँ पर जो पेड़ पौधे हैं वो काफ़ी ज़्यादा मात्रा में है, और काफ़ी ज़्यादा मात्रा में हाथियाँ भी हैं, यानी कि मतलब अलग अलग तरह के एनिमल्स हैं। भाई जहाँ जंगल होंगे वहीं पर जानवर होंगे ना, तो इक्वेटोरियल रीजन पर सबसे ज़्यादा
डेंस फॉरेस्ट है। क्यों? सबसे ज़्यादा गर्मी पड़ती है, सबसे ज़्यादा बारिश होती है, जिसकी वजह से और ज़्यादा पेड़ पौधे फल फूल पाते हैं। तो कौन कौन से जानवर पाए जाते हैं इक्वेटोरियल रीजन पे? वो एलिफेंट हो गए, राइनोसोरस हो गए, ठीक है, मंकीज, रेप्टाइल, ये सब जानवर वहाँ पर पाए जाते हैं। क्यों? क्योंकि यहाँ जंगल बहुत ज़्यादा क्या है, फॉर डेंस है, डेंस यानी कि घना है। क्यों घना है? क्योंकि लगातार बारिश होती है, गर्मी होता है, ठीक है, जिसकी वजह से जंगल काफ़ी घना हो जाता है। ये था हमारा इक्वेटोरियल रीजन, ठीक है। नेक्स्ट आता है टेम्परेचर ग्रासलैंड, ठीक है। तो जो हमारा टेम्परेचर ग्रासलैंड रीजन है, ये किन किन कंट्री में पाया जाता है? जैसे कि सवाना अफ्रीका में ग्रासलैंड है, ठीक है। और कहाँ पर है? ब्राज़ील में है, यूरोप में है, और अमेरिका में है, साउथ अफ्रीका में है, और अमेरिका में और ऑस्ट्रेलिया में। इन जगहों पे टेम्परेचर ग्रासलैंड है, यानी कि ये ऐसा जगह है जहाँ पर कम बारिश होती है। कम बारिश क्यों होती है? क्योंकि यहाँ पर गर्मी कम है, ठीक है, जिसके वजह से बारिश ना होने की वजह से यहाँ पर जंगल ज़्यादा मतलब ज़्यादा नहीं है, जिसकी मात्रा में क्या होता है, जानवर भी ज़्यादा नहीं होंगे। जहाँ जंगल नहीं होगा वहाँ पर जानवर नहीं होंगे, लेकिन कुछ जानवर पाए जाते हैं जो इस टेम्परेचर में सूट करते हैं, जैसे कि कैटल वगैरह, यानी कि गाय भैंस, ठीक है, सीप हो गई, ठीक है, हॉर्सेस, घोड़े इन्हीं जगह पर रहती है। ऑस्ट्रिच होता है ना, ये ऐसा पक्षी होता है जो सबसे तेज़ दौड़ता है, तो ऑस्ट्रिच वगैरह इन्हीं जगह पाए जाते हैं, यानी कि टेम्परेचर ग्रासलैंड रीजन पे, यानी कि अफ्रीका में, अमेरिका में, यूरोप में, ऑस्ट्रेलिया में, इन जगहों पर पाए जाते हैं, ठीक है। और यहाँ पर खेती भी किसकी खेती होती है? वीट की, यानी गेहूँ की खेती भी होती है, ठीक है। क्यों? क्योंकि बारिश कम होती है, ठीक है। तो जो गेहूँ का खेती होता है वहाँ पर बारिश कम की है, मतलब बारिश का कम ज़रूरत पड़ता है, ठीक है। तो ये था हमारा टेम्परेचर ग्रासलैंड। तीसरा आता है हमारा मेडिटेरियन रीजन क्या होता है? जो ये वाला जगह है वो कहाँ पर पाया जाता है? यूएसए के कुछ पार्ट में, यानी कि कैलिफोर्निया आप नाम सुना होगा, ये अमेरिका का जगह है जहाँ पर मेडिटेरियन रीजन मतलब वहाँ पर है। और भी जगह पे जैसे कि साउथ अमेरिका में है, ठीक है, वेस्ट अफ्रीका में, यानी कि साउथ वेस्ट अफ्रीका में, और क्या है, साउथ वेस्ट ऑस्ट्रेलिया में, यानी कि अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया और अफ्रीका में मेडिटेरियन रीजन पाया जाता है। यहाँ पर क्या होता है? देखो, यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा गर्मी होती है। क्यों गर्मी होती है? अब देखते हैं। हियर कह रहा है कि हियर समर्स आर हॉट, यानी कि जो समर होती है, यानी कि जो गर्मी का मौसम होता है वो गर्म होता है और सूखा होता है। इसके बाद जब गर्म होगा तो सूखा होगा ही, और इसका जब ठंडी का मौसम आता है तब थोड़ा माइल्ड और थोड़ा बारिश आ जाता है, मतलब कि ना ही ज़्यादा बारिश होती है ना ही ज़्यादा गर्मी होती है। इसी इसका नाम भी क्या है? मेडिटेरियन, यानी कि मीडियम वाला। मेडिटेरियन यानी कि मीडियम वाला, इस तरीके से याद कर लीजिएगा इसको। ना ज़्यादा बारिश होती है ना ज़्यादा ठंड पड़ती है, जिसकी वजह से कुछ फल फूल हो जाते हैं यहाँ पर, जैसे कि सिट्रस फ्रूट, यानी खट्टे फल नहीं होते हैं, ऑरेंज हो गया, फिलिप्स हो गया, ग्रेप्स हो गया, यानी कि अंगूर वगैरह यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा मात्रा में पाए जाते हैं। कहाँ पे? इन जगहों पे, ठीक है। लेकिन यहाँ पे जानवर ज़्यादा नहीं पाए जाते, यानी कि लिखा है ना, बट देयर इज़ नॉट मच वाइल्ड लाइफ हियर। क्यों? क्योंकि भाई जंगल ही नहीं है। जब सब सूखा उखा है, इस तरीके से सूखा रहता है, तो इस तरीके से जब जंगल रहेगा, कहाँ पर जानवर रहेंगे? जानवर उस जगह पर रहेंगे जहाँ पर सबसे ज़्यादा पेड़ होंगे, पानी होगा, बारिश होगा, ठीक है। तो ये हमारा 3 था। इक्वेटोरियल रीजन जो सबसे घना जंगल होता है, सबसे ज़्यादा जानवर भी यहीं पाए जाते हैं। दूसरा टेम्परेचर जोन, यहाँ पर कुछ जानवर पाए जाते हैं, जैसे कि हॉर्स और स्ट्रीचर्स वगैरह। तीसरा था मेडिटेरियन, यानी कि बीच वाला, ठीक है। अगला आते हैं, कहता है डिज़र्ट और सेमी डिज़र्ट एरिया, यानी कि वो जगह जहाँ पर रेगिस्तान वगैरह होते हैं, ठीक है। सबको पता है जो हमारा रेगिस्तान होता है वहाँ पर कोई फसल वगैरह होती नहीं है, क्योंकि वहाँ पूरी तरह से क्या होता है? सूखा होता है, और बहुत ही ज़्यादा मात्रा में क्या होता है? गर्मी पड़ती है। उसको हम कहते हैं सेमी डिज़र्ट या डिज़र्ट। तो कहाँ पे होता है डिज़र्ट? सबसे बड़ा डिज़र्ट अफ्रीका में, जिसको हम सहारा डिज़र्ट कहते हैं। सहारा डिज़र्ट दुनिया का सबसे बड़ा डिज़र्ट है, यानी कि सबसे बड़ा सूखा वहीं पर पड़ता है, वो बहुत ज़्यादा बड़ा एरिया है। उसके बाद कौन सा है? अफ्रीका के बाद कैलिफोर्निया में भी है, मैक्सिको में, ठीक है, अमेरिका में है, और साउथ अमेरिका में, फिर अरेबिया में, फिर राजस्थान यानी कि हमारे भारत में, फिर सिंध एशिया में है, ठीक है। फिर ऑस्ट्रेलिया में भी कुछ जगह पे रेगिस्तान पाए जाते हैं। कह रहे हैं यहाँ पर क्यों सूखा है? क्योंकि यहाँ पर स्कैंटी रेनफॉल होता है। स्कैंटी यानी कि मतलब देखा जाए तो बारिश होता ही नहीं है, एकदम सूखा पड़ता है। साल भर में 1-2 बार बारिश होगा, वो भी कम मात्रा में, जिसकी वजह से इसका मिट्टी क्या होती है? बहुत ज़्यादा सूखा हो जाता है, इस तरीके से लाल लाल हो जाता है। तो यहाँ पर कुछ पौधे पाए जाते हैं जो कि उनको पानी की जरूरत नहीं होती। कौन कौन से ऐसे पौधे हैं? थॉर्नीबसेस क्या है? एक तरह के ऐसे प्लांट हैं जिसको पानी एकदम चाहिए नहीं होता है, ठीक है, तो उन जगह पे होते हैं, कांटेदार होते हैं। और दूसरा आता है कैक्टस काफ़ी ज़्यादा फेमस प्लांट है, किसका? रेगिस्तान का, डिजर्ट का। तो आपको कोई प्लांट नहीं याद आ रहा है तो कैक्टस जरूर रखिएगा, ठीक है, क्योंकि कैक्टस ही ऐसा प्लांट है जो रेगिस्तान में काफ़ी ज़्यादा मात्रा में पाया जाता है। और इसके जो पत्ते होते हैं वो कांटेदार होते हैं। क्यों कांटेदार होते हैं? क्योंकि कम से कम पानी जो है उसमें से रिस्पिरेट होता है, यानी कम पानी वेस्ट होता है। और इसमें जानवर कौन पाए जाते हैं? सबको पता है, कैमल, यानी कि ऊँट। इसीलिए क्या कहता है, जो डिजर्ट का शिप है, यानी कि जो रेगिस्तान का जहाज वो कौन है? ऊँट माना जाता है। इसलिए समुद्र का जहाज कौन माना जाता है? शिप माना जाता है, जो चलता है, बोट वगैरह।
वैसे डिजर्ट का भी सिर्फ किसको कहा गया है, कैमल को, ठीक है। बाकी इनके अलावा जो जानवर पाए जाते हैं कैमल के, वो कौन से हैं, सिप है, गोट है, ऑस्ट्रिच वगैरह यहाँ भी पाए जाते हैं, ठीक है। तो इन जगहों पे ये जगह है जहाँ पर रेगिस्तान है, सबसे बड़ा रेगिस्तान अफ्रीका में है, सहारा में, उसके बाद राजस्थान वगैरह में है। ये सूखा क्यों रहता है, क्योंकि यहाँ पर स्कैंटी रेनफॉल होते हैं, यानी कि बारिश होता ही नहीं है, ठीक है। यहाँ पर बहुत ज़्यादा गर्मी होती है, बहुत ज़्यादा सूखा पड़ता है, जिसकी वजह से यहाँ पर ग्रास वगैरह भी नहीं होते हैं। लेकिन कुछ पौधे होते हैं जो उनको पानी कम चाहिए होता है, जैसे कि थॉर्नी बसेस, अकैकिया, कैक्टस, ठीक है। कैक्टस काफ़ी इंपॉर्टेंट है। सिप ऑफ डिजर्ट किसको कहा गया, कैमल को। और भी कौन जानवर पाए जाते हैं, घोड़े पाए जाते हैं, ऑस्ट्रिच, गोट, बकरी, ये सब पाए जाते हैं। अब आते हैं तुंद्रा रीजन। तुंद्रा रीजन भी एक जगह है, ठीक है। तो तुंद्रा रीजन होता है, ये ऐसा जगह है जहाँ पर सबसे ज़्यादा क्या ठंडी पड़ती है। और अभी तक हमने क्या देखा, सबसे ज़्यादा गर्मी पड़ती थी, फिर देखा कि जब मीडियम वाला था, फिर डिजर्ट देखा, फिर टेम्परेचर देखा, अब देखिए तुंद्रा रीजन। तुंद्रा रीजन वो जगह है जहाँ पर सबसे ज़्यादा ठंड पड़ती है, ठीक है। यहाँ पर जैसे कुछ जगह है, जैसे बोला है पोलर एरियाज क्या है, यूरोप में काफ़ी ज़्यादा ठंड पड़ती है, ठीक है। एशिया में, नॉर्थ अमेरिका में, यानी कि ऊपर वाले पार्ट में। क्यों, क्योंकि एक्सट्रीमली कोल्ड पड़ती है। देखो एक्सट्रीमली लिखा है, यानी कि बहुत ही ज़्यादा मात्रा में वहाँ का मौसम क्या है, जलवायु क्या है, बहुत ज़्यादा ठंड रहता है, ठीक है। जिसकी वजह से पेड़ जो है ग्रो नहीं कर पाते हैं, यानी कि वहाँ का भी जंगल नहीं होता है, काफ़ी हल्के हल्के पेड़ होते हैं, ठीक है। क्यों, क्योंकि बहुत ज़्यादा बर्फ़ गिरते हैं, जिसकी वजह से पानी नहीं मिल पाता उनको, और बहुत ज़्यादा ठंड की वजह से वो पेड़ क्या होते हैं, सूख जाते हैं, ठीक है। यहाँ पे कुछ नेचुरल पौधे पाए जाते हैं, यानी कि नेचुरल वेजिटेशन पाए जाते हैं, जैसे कि मॉसेस। मॉसेस क्या होता है, ये ऐसे पेड़ होते हैं जो कि बहुत ठंडे जगह पे होते हैं, ठीक है। लीची भी एक तरह का पौधा है जो कि ठंडे जगह पे होता है। और कुछ बेरी पाए जाते हैं, बेरी यानी कि जामुन वगैरह, मतलब उस तरह के जामुन नहीं है जो हमारे यहाँ पाए जाते हैं, वहाँ थोड़ा अलग तरह के बेरी होते हैं जो बहुत ज़्यादा ठंडे जगह पर पाए जाते हैं। ये था हमारा प्लांट्स। अब आते हैं एनिमल के बारे में, कौन कौन से एनिमल पाए जाते हैं वहाँ पे टुंडा रीजन पे। सबसे फेमस जानवर है रेनडियर। रेनडियर क्या होता है, ये ऐसा डियर होता है, ऐसा हिरन होता है जिसके बड़े बड़े सींग होते हैं, ठीक है, और काफ़ी खूबसूरत लगता है। कहाँ पर पाया जाता है, तुंद्रा रीजन में, यानी कि कोल्ड, एक्सट्रीमली कोल्ड जगह पे। वालरस, सील, पोलर बियर, फॉक्स, मक्सॉन, ऑक्स, बैल होते हैं जो इसके ऊपर काफ़ी ज़्यादा बाल होता है, ठीक है। ये सारे जानवर थे और कुछ पौधे थे जो तुंद्रा रीजन में पाए जाते हैं। तुंद्रा रीजन कहाँ है, नॉर्थ अमेरिका और यूरोप और एशिया में पाया जाता है, ठीक है। ये था हमारा तुंद्रा रीजन। नेक्स्ट देखते हैं, अगला टॉपिक आता है हमारा नेचुरल वेजिटेशन ऑफ इंडिया, यानी कि भारत के बारे में देखेंगे, यानी कि भारत में ऐसे कौन कौन से पौधे हैं या पेड़ हैं जो पाए जाते हैं, ठीक है, अलग अलग जगह पे। यहाँ पर कुछ डिफरेंस दिया गया है जो काफ़ी इंपॉर्टेंट है। अगर आपके बुक में दिया होगा तो उसको अच्छे तरीके से समझ लीजिएगा, याद कर लीजिएगा, ठीक है। नहीं दिया है तो यहाँ पर से स्क्रीनशॉट ले लीजिए, मैं रुका हूँ, ठीक है। देखिए क्या है, कह रहा है कि डिस्टिंक्शन बिटवीन क्या है, डिसाइडेड फॉरेस्ट में और वेजिटेशन में, यानी कि अलग अलग तरह के पौधे हैं जो अलग अलग जगह पे पाए जाते हैं। तो आपके एग्जाम में आता है तो ऐसे ही आएगा, डिफरेंस, राइट द डिफरेंस बिटवीन डिसाइडेड वेजिटेशन और कॉन्फरस वेजिटेशन। ये क्या होते हैं अभी हम बताते हैं, सब कुछ पॉइंट में लिखा है, ऐसे ही आपको एग्जाम में पॉइंट में लिखना है, पॉइंट लिखेंगे आंसर नहीं कटेगा। फिर दूसरा डिफरेंस आता है हमारा क्या, ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट में और ट्रॉपिकल डिसाइडेड फॉरेस्ट में। तो पहला देखते हैं डिसाइडेड फॉरेस्ट क्या होता है। कह रहा है ये ऐसे पौधे होते हैं जो क्या होते हैं, एनुअली ग्रो करते हैं, एनुअली यानी कि साल में एक बार, ठीक है। कौन, डिसाइडियर्स, जो डिसाइड करते हैं कि बस हम साल भर में एक बार क्या होंगे, पत्ते को पैदा करेंगे, नए नए पत्ते आएंगे। तो ये कह रहा है डिसाइडेड ट्रीज सेट देयर लिव्स एनुअली, यानी कि साल भर में एक बार नए पत्ते आते हैं। कॉन्फरस क्या होता है, दे डू नॉट सेट देयर लिव्स एट ऑल एट वंस, यानी कि ये अपने पत्ते झाड़ते ही नहीं है, ठीक है। ऐसा नहीं है कि मतलब हमेशा झाड़ते रहते हैं। इससे क्या होता है, ऑटम आता है ना, नए नए पत्ते आते हैं इंडिया में, तो ये कॉन्फरस ऐसे नहीं होते हैं, ये बस एक ही बार पत्ते अपने ऊपर क्या होते हैं, लाते हैं। लेकिन ये क्या होता है, हमेशा साल भर में एक बार आता है, जैसे कि आम के पत्ते हो गए, इसका एग्जाम्पल हो जाएगा। दूसरा डिफरेंस आता है देयर लिव्स आर ब्रॉड, यानी कि जो डिसाइडेड वेजिटेशन होता है, यानी कि जो ये लोग पौधे होते हैं, इनकी जो पत्तियाँ होती हैं, पौधे की पत्तियाँ होती हैं, थोड़ा चौड़ा होता है, ब्रॉड मतलब कि चौड़ा। और इसके क्या होता है, तो कॉन्फरस ट्रीज आर सो कॉल्ड बिकॉज ऑफ देयर नीडल शेप, यानी कि इनकी जो पत्तियाँ होती हैं वो सुई की तरह रहती हैं, किसकी, कॉन्फरस वेजिटेशन का। तो ये ध्यान रखने वाला है कि जो डिसाइडियस है उसकी पत्तियाँ ब्रॉड होती हैं, ब्रॉड यानी कि चौड़ा होती हैं, इस तरीके से, ठीक है, इस तरीके से चौड़ा होती है, ठीक है। और जिसकी पत्तियाँ होती हैं, ये बोला है ना, ये जो हमारा सुई का ये पेन का ये है, नोक है, जिसको हम क्या कहते हैं, नीडल कहते हैं, उस तरह का होता है पत्ती, ठीक है। तीसरा डिफरेंस आता है कि ये जो डिसाइडेड वेजिटेशन है ये हिमालयस पे पाए जाते हैं, हिमालयस यानी कि नॉर्थ वाले पार्ट पे, जैसे हमारा जो भारत है, ये वाला भारत है, ये है ना नॉर्थ ऐसे करके है, तो इस जगह पे ये पाए जाते हैं, यानी कि ठंडे जगहों पे। कौन, डिसाइडेड वेजिटेशन। और ये दे आर फाउंड एट द एल्टीट्यूड ऑफ 1600 to 33,000 मीटर्स, यानी कि लगभग
1600 मीटर से लेकर 3000 मीटर ऊपर की तरफ पाए जाते हैं। कौन? कॉनिफेरस फॉरेस्ट। ठीक है। चौथा डिफरेंस क्या है? इसके पेड़ कौन कौन से हो गए? साल हो गया, टीक हो गया, सैंडलवुड हो गया, इबोनी, शीशम, महुआ आर द कॉमन ट्रीज। और जो इसका हो गया ये कौन कौन से हैं? ब्लू पाइन्स, सीडर, सिल्वर फीर, रोजवुड और देवदार के पेड़ यहाँ पर पाए जाते हैं। ठीक है। पांचवा डिफरेंस क्या है? दीज ट्रीज ग्रो इन एरिया विच रेनफॉल बिटवीन 100 से 200 सेंटीमीटर। कह रहा है ये जो पौधे होते हैं कौन वाले? डिसाइडियस फॉरेस्ट या डिसाइडियस वेजिटेशन, ये उन जगहों पे ग्रो कर पाते हैं जहाँ पर बारिश 100 से 200 सेंटीमीटर तक होती है, यानी कि ज़्यादा बारिश होती है। और यहाँ पे दिस ट्रीज रिक्वायर लो प्रेसिपिटेशन, यानी कि यहाँ पर बारिश होती है, यानी कि ये जो पौधे होते हैं कौन वाले? कॉनिफेरस वाले, इनको पानी कम चाहिए होता है, यानी कि यहाँ पर लो प्रेसिपिटेशन चाहिए होता है। ठीक है। यहाँ पर स्नोफॉल ज़्यादा होता है, यहाँ पर बारिश ज़्यादा होता है। किसमें? डिसाइडियस में। कॉन्फरेंस में स्नोफॉल होता है, यानी कि ये और ऊपर होते हैं, यानी कि ये हिमालय पे होते हैं लेकिन हिमालय को भी ऊपर होते हैं। ठीक है। इसकी वजह से यहाँ पर ज़्यादा स्नोफॉल पड़ता है, बारिश नहीं हो पाता है। क्या तक डिसाइडियस क्या होते हैं? नॉर्थ में होते हैं लेकिन थोड़ा नीचे होते हैं, और जो कॉन्फरेंस होते हैं ये बहुत ज़्यादा ऊपर होते हैं, जिसकी वजह से बारिश नहीं हो पाती, वहाँ पर बर्फ पड़ता है। दूसरा कंपेरिजन आता है हमारा ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट में और ट्रॉपिकल डिसाइडियस फॉरेस्ट में। क्या अंतर है? पहला डिफरेंस आता है ये एवरग्रीन फॉरेस्ट होते हैं, यानी कि सालों साल बाद क्या होंगे? हमेशा ग्रीन ही रहेंगे। कौन? ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट। इसके नाम में ही रेन है, यानी कि बारिश हमेशा होती रहती है। जब बारिश हमेशा होगी तो इसके जंगल क्या होंगे? हरे भरे रहेंगे। इस तरीके से आप हमेशा याद कर, जो वर्ड रहता है उसी में सारा आंसर छुपा रहता है, इसीलिए कह रहा है उसको वर्ड को पकड़िए आप लोग। ठीक है। तो बोला ना रेन फॉरेस्ट, यानी कि हमेशा एवरग्रीन फॉरेस्ट रहेंगे। ये क्या है? ट्रॉपिकल डिसाइडियस फॉरेस्ट, यानी कि देयर क्या होगा? सीजन वाइज गिरेगा। अभी हमने देखा डिसाइडियस फॉरेस्ट एनुअली, यानी कि साल भर में एक बार ये पत्ते अपने निकाल रहा था, वैसे ये भी कर रहा है। इस ड्राई सीजन में, सूखे मौसम में पत्ते क्या करता है? गिरा देता है, और फिर जैसे ही बारिश होती है नए नए पत्ते आ जाते हैं। सेकेंड पॉइंट क्या है? ये जो ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट है यहाँ पर लगभग 200 सेंटीमीटर तक बारिश होती है, और हाई टेम्परेचर रहता है पूरे साल, यानी कि काफ़ी ज़्यादा मात्रा में गर्मी होती है और काफ़ी ज़्यादा मात्रा में बारिश भी होती है। किसमें? ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट में। जब पहले ही दे दिया रेन फॉरेस्ट का मतलब कि 200 सेंटीमीटर तक बारिश होती। क्यों बारिश होती है? क्योंकि ज़्यादा से ज़्यादा गर्मी पड़ती है। ठीक है। इसमें क्या है? डिसाइडेड फॉरेस्ट में इसमें बस कितना होता है? 100 से 200 मीटर के बीच में होता है, और इसमें 200 से ऊपर होता है, यानी कि ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट में इससे ज़्यादा यहाँ पर बारिश होती है। ठीक है। लेकिन ट्रॉपिकल डिसाइडेड फॉरेस्ट में कितना होती है? 100 से 200 सेंटीमीटर के बीच में ही होती है, और ये बोला है 200 सेंटीमीटर के एबव, यानी कि 200 सेंटीमीटर के ज़्यादा बारिश होती है। ठीक है। देखो, बारिश को नापने के लिए एक मशीन आती है, जो मैंने पिछले चैप्टर में बताया है, साइंस में भी और ज्योग्राफी में भी। ठीक है। क्या होता है? उसका नाम है रेन गॉज। रेन गॉज एक ऐसा मशीन है जो बारिश को नापता है। ठीक है। कितना बारिश हुआ है, तो वही कह रहा है 100 सेंटीमीटर 200 सेंटीमीटर, और कुछ नहीं है। चौथा कह रहा है कि किस किस जगह पे रेन फॉरेस्ट है? वेस्टर्न घाट में है। ठीक है। आसाम, मेघालय, अंडमान निकोबार में एक आइलैंड है। ठीक है। और वेस्ट बंगाल में, उड़ीसा में क्या है? रेन फॉरेस्ट। मानी इन जगहों पे सबसे ज़्यादा बारिश होती है, और काफ़ी ज़्यादा मात्रा में जंगल जो है हरे भरे होते हैं। ये कहाँ पर पाए जाते हैं? ये पाए जाते हैं वेस्टर्न घाट में और शिवालिक हिल्स में, यानी कि नॉर्थ पार्ट में, यानी कि जो हमारा भारत है इस ऊपर वाले पार्ट में पाए जाते हैं। ठीक है। उसके बाद कौन से पेड़ होते हैं इन जंगलों में, यानी कि रेन फॉरेस्ट में? होते हैं महोगैनी होते हैं, रोजवुड होते हैं, इबोनी होता है। ये 3 पेड़ पाए जाते हैं इन जगहों पे। इसमें कौन कौन पाए जाते हैं? ट्री, वही जो यहाँ पर थे। ठीक है। ट्री, साल, टीक, शीशम, सैंडलवुड, ये सब महुआ वगैरह पाए जाते हैं। ये डिफरेंस था जो जानना काफ़ी इंपॉर्टेंट था, क्योंकि इसमें हमेशा आता है इसमें से। ठीक है। तो जो मैंने अभी आपको बताया है वही यहाँ पर टॉपिक वाइज समझाया है। ट्रॉपिकल रेन एवरग्रीन फॉरेस्ट, यानी कि ट्रॉपिकल एवरग्रीन रेन फॉरेस्ट। रेन मतलब कि ऐसी जगह जहाँ सबसे ज़्यादा बारिश होती है और सबसे ज़्यादा क्या होंगे? पेड़ भी होंगे। जैसे अभी मैंने बताया ना डिफरेंस, इन्हीं में डिफरेंस आता है। आपको लिखने के लिए नहीं आएगा, ये नहीं पूछेगा कि राइट शॉर्ट नोट्स ऑन एवरग्रीन, दोनों में दे देगा, डिफरेंस पूछ लेगा। तो देखो वही दिया, एवरग्रीन रेन फॉरेस्ट जहाँ सबसे ज़्यादा बारिश होती है। उसके बाद क्या है? सेमी डिजर्ट, जहाँ पर सूखा पड़ता है। उसके बाद क्या है? ट्रॉपिकल डिसाइडेड फॉरेस्ट, यानी कि वो जगह जहाँ पर थोड़ा साल भर में एक ही बार अपने पत्ते जिगाड़ता है और ऊपर की तरफ पाया जाते हैं, शिवालिक हिल्स की तरफ। ठीक है। यहाँ बारिश भी 100 से 200 सेंटीमीटर होती है। फिर ये कौन सा आता है? टिडल फॉरेस्ट, सुनना इंपॉर्टेंट नहीं है। ठीक है। इसलिए इसको छुड़वा दिए हैं हम। फिर तक थॉर्न फॉरेस्ट। थॉर्न फॉरेस्ट क्या होता है? जहाँ जंगलों में क्या होता है? और बारिश कम मात्रा में होती है, जिसके राजस्थान, पंजाब ये वगैरह में यहाँ थॉर्न फॉरेस्ट होते हैं। जैसे मैं बता दे रहा हूँ, थॉर्न वाला जो छूट गया है उसको मैं बता दे रहा हूँ। ठीक है। तो पहला पार्ट है हमारा थॉर्न फॉरेस्ट। देखो, थॉर्न मतलब होता है कांटेदार जंगल, यानी कि ऐसे जंगल जहाँ पर बारिश क्या होता है? 100 सेंटीमीटर से भी कम होता है, यानी कि वहाँ पर बारिश काफ़ी कम मात्रा में होता है, जैसे कि राजस्थान हो गया। ठीक है। यहाँ पर ऐसे पौधे होते हैं जिनके पत्ते क्या होते हैं? कांटेदार होते हैं, यानी कि स्पाइन होते हैं पत्तों में। स्पाइन मतलब होता है कांटेदार पत्ते। ठीक है। जिसके जैसे कि कुछ पौधों के नाम क्या है?
हमारे कैक्टस हो गए, एकाकिया हो गए, थॉर्निबसेस हो गए, जैसे दिया ना स्क्रब्स थॉर्निबसेस आर द मेन स्केटिव, यानी कि बारिश की कमी की वजह से यहाँ पर पौधे नहीं उग पाते हैं। और किन किन जगहों पे ये थॉर्नी फॉरेस्ट पाए जाते हैं, कहाँ पर पाए जाते हैं? राजस्थान में, पंजाब में, हरियाणा में, गुजरात में और डेक्कन और प्लेटी और मध्य प्रदेश में। इन जगहों पे रेन थॉर्न फॉरेस्ट होता है, यानी कि जंगल वाले कांटेदार वाले फॉरेस्ट। कांटेदार कहाँ होगा? जहाँ पर बारिश कम होगा। ठीक है, अगला देखते हैं हमारा क्या है, पाँचवा टिडल फॉरेस्ट। टिडल फॉरेस्ट क्या होता है? ये कह रहा है कि ये डेल्टा के आसपास, यानी कि जो हमारी कई सारे भारत में क्या है, नदियां हैं, उनके किनारे पाए जाते हैं टिडल फॉरेस्ट। जैसे कि कौन सी नदी है पाती है? गंगा नदी हो गई, महानदी हो गई, गोदावरी हो गई, कृष्णा हो गई, ये सारी नदी हैं जिनके आसपास काफ़ी बड़े बड़े जंगल रहते हैं, यानी कि बड़े बड़े घने घने जंगल रहते हैं। ठीक है, यहाँ पर कौन कौन से पेड़ पाए जाते हैं? मैंग्रोव एंड सुंदरी ट्रीज पाए जाते हैं, जो काफ़ी इंपॉर्टेंट होते हैं, यानी काफ़ी महंगे ट्री होते हैं, काफ़ी महंगे दामों में बेचते हैं, जैसे कि बंगाल में। इट इज़ आल्सो कॉल्ड द सुंदरबन, इनको सुंदरबन भी कहा जाता है। क्यों? क्योंकि यहाँ पेड़ जो होते हैं काफ़ी ज़्यादा सुंदर होते हैं। ठीक है, जो हमारा टिटल था। अब देखिए हम हिमालय भी देख लिए। हिमालय क्या होता है? यहाँ पर सबसे ज़्यादा ऊपर होता है, यानी कि सबसे शिवालिक रेंज के भी ऊपर होता है, जिनकी हाइट लगभग 1600 से 3300 मीटर ऊपर होती है। ठीक है, और यहाँ पर बारिश नहीं हो पाता क्योंकि सबसे ज़्यादा ऊपर होते हैं, यहाँ पर स्नोफॉल की बारिश होती है। ठीक है, यानी कि बर्फ़ की बारिश होती है। ठीक है, अब देखते हैं हमारा अगला टॉपिक क्या आता है। क्या अगला टॉपिक है? वाइल्ड लाइफ इंडिया। अभी हम देखा, क्या देखा? वेजिटेशन के बारे में देखा, यानी कि पेड़ पौधे के बारे में देखा। अब हम देखेंगे जानवरों के बारे में। कह रहा है हमारे भारत में अलग अलग प्रकार के जानवर पाए जाते हैं। जैसे यहाँ पर भारत का मैप दिया गया है। ठीक है, कह रहा है यहाँ पर नॉर्थ में, ठीक है, नॉर्थ है हमारे पूरा क्या ठंडा देश है, यानी कि ठंडा राज्य है, जहाँ पर ठंडे ठंडे जानवर पाए जाएंगे, ठंडे ठंडे ऐसे पेड़ और पौधे पाए जाएंगे, ऐसे जानवर पाए जाएंगे जो इन्हीं जगह पे रह सकते हैं। ये जानवर या पौधे इन जगहों पे नहीं पाए जाते सकते। ठीक है, और ये था रेगिस्तान। ठीक है, रेगिस्तान यानी कि ऐसी जगह जहाँ पर बारिश कम होती है। बारिश कम होती है तो कौन से पौधे होंगे? कैक्टस वगैरह होंगे, अकाकिया होगा, बसेस होगा, थॉर्नी बसेस, कौन से जानवर पाए जाएंगे? ऊँट वगैरह। और ये ऐसी जगह है जहाँ पर सबसे ज़्यादा बारिश होती है, यानी कि ये वाला जो जगह है सबसे ज़्यादा बारिश होती है, और इन जगहों पर सबसे ज़्यादा जानवर पाए जाते हैं। ठीक है, अलग अलग तरह के बंदर पाए जाएंगे, हाथी पाए जाएंगे, मतलब अलग अलग तरह के जानवर पाए जाएंगे। ये मैप है जो कि आपके लिए इंपॉर्टेंट है। यहाँ पर कुछ रेफरेंसेस दी गए हैं, जैसे कि कह रहा है ये जो सिंबल है स्क्वायर वाला, ये नेशनल पार्क को दिखाता है, यानी कि किन किन राज्यों में नेशनल पार्क है। जो फेमस नेशनल पार्क होगा आपके एग्ज़ाम में आएगा पूछने के लिए, कौन सा राज्य कौन सा नेशनल पार्क कहाँ पर है, वो अभी हम देखेंगे। फिर कह रहा है ये जो गोल वाला है लाल कलर का, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी को दिखाता है, ये बर्ड सेंचुरी को दिखाता है, और ये बायोस्फीयर रिजर्व को दिखाता है। इस तरीके से आपके मैप में, यानी कि 2-4 नंबर या 5 नंबर में एग्ज़ाम में आता है मैप भरने के लिए। तो ध्यान से हर चीज़ देखना चाहिए, जो फेमस है वही आता है और कुछ नहीं आता है। जैसे क्या आ जाएगा, एक ये आता है, हो सकता आ जाए कि कौन सा जगह है जहाँ सबसे ज़्यादा बारिश का मात्रा कम होती है, तो राजस्थान हो गया। इस तरीके से आता है। कह रहे हैं हमारे भारत में कई तरह के क्या है, नेशनल पार्क है, सेंचुरी है, जहाँ पर कई तरह के जानवर पाए जाते हैं, जैसे कि राइनोसोरस पाया जाता है, टाइगर, लायन इन द गिर फॉरेस्ट, जंगल गुजरात, मतलब हर जगह पे, मतलब अलग राज्य में अलग जानवर पाए जाते हैं। वहीं यहाँ पर दिया है कि काफ़ी बड़े मात्रा में डियर, एंटीलोप्स, मंकी, लंगूर्स, वोल्स, जैकाल यानी कि सियार होता है, एंड हाइना यानी कि क्या कहते हैं उसको, लकड़बग्गा, ये सब पाए जाते हैं हिल्स पे, यानी कि घाटियों पे। ठीक है, तो कई तरह के जानवर जो हैं, लगभग कह रहा है 350 स्पीसीज तरह के वाइल्ड एनिमल्स पाए जाते हैं इस समय में। 350 प्रकार के जानवर सोचो पाए जाते हैं अभी भारत में। वी हैव आल्सो अ लार्ज वैरायटी ऑफ बर्ड्स, यानी कि लगभग 12,000 तरह के बर्ड्स पाए जाते हैं हमारे भारत में। सोचो 12,000 तरह के पक्षी। अगर हम आपसे कहें कि 20 पक्षियों का नाम बताइए तो नहीं बता पाएंगे। क्यों? क्योंकि हमको पता नहीं होता है। लेकिन सोचो 12,000 तरह के पक्षी पाए जाते हैं हमारे भारत में, कितनी बड़ी बात है। जिसमें से पीकॉक हमारा क्या है, नेशनल बर्ड है, यानी कि दिया ना पीकॉक नेशनल बर्ड है, तो हो सकता है वन वर्ड में आ सके कि पीकॉक क्या है, नेशनल बर्ड है। जिसकी वजह से इन सब चीज़ों की वजह से क्या होता है, भारत में कई सारे टूरिस्ट आते हैं घूमने के लिए, जिसकी वजह से हमारा देश क्या होता है, विकसित करता है। इसीलिए कहते हैं कि हमको ज़्यादा से ज़्यादा पेड़ लगाने चाहिए और नेचर को क्या करना चाहिए, बचाना चाहिए, और खुद को इस तरीके से डेवलप करना चाहिए ताकि क्या हो, हमसे लोग सीखें कि नेचर को कैसे बचाना है। ये सब चीज़ें क्या करती हैं, खूबसूरत लगती हैं देखने में, जब ये काफ़ी अच्छा लगता है। यानी कि जब जू अगर हम जाते हैं, यानी चिड़ियाघर में जाते हैं, तो देखते हुए कितना अच्छा लगता होगा। तो कब अच्छा लगेगा, जब आप नेचर को बचाएंगे। ठीक है, कह रहा है कुछ जानवर ऐसे हैं जो क्या होने वाले हैं, ख़त्म होने वाले हैं, यानी कि उनकी मात्रा काफ़ी कम बची है, यानी कि उनको लोग शिकार ज़्यादा मात्रा में कर रहे हैं। जैसे कि कौन कौन से जानवर हैं जो ख़त्म होने वाले हैं, यानी कि आपके बच्चे वगैरह नहीं देख पाएंगे उनको। जैसे कि चीता ऐसे जानवर है जो कि एक्सटिंक्ट लेवल पे आ गया है, यानी कि उसके
जो फैमिली है वो काफ़ी कम बची है पूरे वर्ल्ड में, यानी कि पूरे पृथ्वी पे बस गिनती के रह गए हैं। राइनोसोरस भी बहुत ही कम मात्रा में बचे हैं, ठीक है। मस्क डियर एक तरह का हिरन होता है, ये भी कम मात्रा में बचे हैं। ये सब क्या है, टोटल एक्सटिंक्शन पे आ गए हैं, यानी कि एक तरह से ख़त्म होने के कगार पे आ गए हैं, क्योंकि इनका शिकार काफ़ी मात्रा में ज़्यादा होता है। और शिकार कौन करता है, इंसान करते हैं। कह रहा है इन सब चीज़ों को बचाने के लिए गवर्नमेंट ने लगभग 106 नेशनल पार्क बनाए हैं और कई सारे सेंचुरीज बनाई हैं, ठीक है। तो वही मैं पिछले चैप्टर में पढ़ा भी दिया कितने सेंचुरीज है, कितने नेशनल पार्क है, किसने कौन से ऐसे इंपॉर्टेंट नेशनल पार्क हैं, सारी चीज़ें हैं। तो वही कह रहा है कि गवर्नमेंट जो है इन सब चीज़ों को बचाने के लिए लगभग 106 पूरे भारत में की बात कर रहा है, लगभग 106 नेशनल पार्क हैं पूरे भारत में, जिसमें से कई सारे वाइल्ड लाइफ, सेंचुरल वेजिटेशन, नेचुरल ब्यूटी उसमें रखे गए हैं, सजा करके मतलब बचाया जाता है। कह रहा है टाइगर्स आर प्रिजर्व इन द कॉर्बेट पार्क। कॉर्बेट एक तरह का पार्क है, इसका नाम क्या है, कॉर्बेट है। उसमें क्या रहते हैं, टाइगर्स रहते हैं, टाइगर्स को बचाया जाता है। और कोई टाइगर शिकार करते पाया गया है इस कॉर्बेट में तो उसको हो सकता है फांसी की सज़ा भी दी जा सकती है, मतलब काफ़ी ज़्यादा इलीगल है वहाँ पे शिकार करना, ठीक है। तो टाइगर कॉर्बेट पे पाए जाते हैं। देयर इज़ अ काजीरंगा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, मतलब कई सारे नाम हैं जहाँ जैसे काजीरंगा हो गया, कॉर्बेट हो गया, ठीक है। अलग अलग तरह के सेंचुरीज हैं जहाँ पर जानवरों को सुरक्षित रखा जाता है। कह रहा है देयर आर वाइल्ड लाइफ बर्ड सेंचुरी, लगभग 551 बर्ड सेंचुरी है, यानी कि पूरे भारत में 551 बर्ड सेंचुरी है जहाँ पर बर्ड्स को सुरक्षा दिया जाता है और बर्ड्स को संभाल के रखा जाता है, यानी कि उनको एक तरह से पाला जाता है, ठीक है। फिर कह रहा है 164 को जूलॉजिकल पार्क है, यानी कि जू है जहाँ पर इंसान घूमने जाते हैं पूरे भारत में 164 को, ठीक है। फिर कह रहा है 18 बायोस्फीयर है। बायोस्फीयर रिजर्व क्या होता है, जहाँ पर सारे तरह के यानी कि लिथोस्फीयर, हाइड्रोस्फीयर और एटमॉस्फेयर यानी कि ये तीनों जानवर मिल के रहते हैं, उनको बायोस्फीयर कहते हैं। तो बस भारत में 18 ही हैं बायोस्फीयर। तो इस तरीके से कई सारे रिजर्व हैं। तो कह रहा है 30 टाइगर रिजर्व हैं हमारे भारत में, यही है मतलब एक तरह से डाटा है, तो इसको याद रखिएगा। 106 नेशनल पार्क हैं, ठीक है, उसमें से टाइगर इसमें कॉर्बेट में पाया जाता है। वाइल्ड लाइफ सेंचुरी हैं, 551 बर्ड सेंचुरी हैं, 164 को 164 क्या है जूलॉजिकल पार्क है, 18 बायोस्फीयर रिजर्व है। ये सब चीज़ें हैं जो कि जानवरों को बचाने के लिए गवर्नमेंट क्या आती है, कदम उठाती है। एक और डिफरेंस है जो काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ठीक है, यहाँ पर मैं लिख देता हूँ वेरी इंपॉर्टेंट, इससे आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा और ये अच्छे से समझिए, ठीक है। देखिए क्या कह रहा है, नेशनल पार्क और सेंचुरी में क्या डिफरेंस होता है, क्या डिफरेंस होता है पहला देखते हैं, ठीक है। तो पहला पॉइंट हमें ये बताता है कि ये नेशनल पार्क ऐसी जगह होती है जो क्या होता है, बचाने के लिए, किसको बचाने के लिए, वेजिटेशन को बचाने के लिए, ठीक है, नेचुरल ब्यूटी को बचाने के लिए और जंगली जानवरों को बचाने के लिए नेशनल पार्क बनाए जाते हैं, ठीक है। अब सेंचुरी क्या होता है, सेंचुरी भी ऐसी जगह होती है जो उन जानवरों को बचाया जाता है जो कि इंडेंजर्ड स्पीशीज़ हैं, यानी कि वो ऐसे जानवर हैं जो कि ख़त्म होने वाले हैं। अगर वो ख़त्म हो गए हैं तो दोबारा वो ज़िंदा नहीं हो सकते, उनकी मात्रा काफ़ी कम बची है। जैसे मैंने बताया ना, चीता जो आ रहा है, जो चीता है काफ़ी कम मात्रा में बचे हैं, तो वाइल्ड लाइफ सेंचुरी में रहते हैं, यानी कि सेंचुरी में काफ़ी ज़्यादा प्रोटेक्शन रहता है, काफ़ी ज़्यादा कैमरा वगैरह रहते हैं। तो दोनों क्या है, दोनों एक ही जगह है, लेकिन यहाँ पर वो जानवर होते हैं जो काफ़ी मात्रा में ज़्यादा मात्रा पर मौजूद होते हैं, ठीक है। और वाइल्ड लाइफ सेंचुरी वो होती है जो उन जानवरों को रखती है जो कि इंडेंजर्ड स्पीशीज में है, यानी कि जो ख़त्म होने वाले हैं, ठीक है। अब आते हैं दूसरा डिफरेंस क्या था, नेशनल पार्क इज अ मल्टीपर्पज़ प्रोजेक्ट, यानी कि जो नेशनल पार्क रहता है उनके सारे मल्टी प्रोजेक्ट चलते हैं और इसमें स्पेसिफिक प्रोजेक्ट चलता है, यानी कि किसी भी जानवर को बचाने के लिए उसको स्पेशल केस दिया जाता है, उसको अच्छी तरह से क्या कहते हैं, उसको टेक केयर किया जाता है, यानी कि उसको संभाला जाता है, किसमें, सेंचुरी में, ठीक है। सेंचुरी पूरी तरह से इलीगल होता है घूमने के लिए, आप उसमें जाकर घूम नहीं सकते हैं, लेकिन पार्क में जा सकते हैं। और नेशनल पार्क इज क्वाइट वाइड इन द एरिया, यानी कि जो नेशनल पार्क होता है काफ़ी बड़ा होता है एरिया में, ठीक है, लेकिन जो सेंचुरी होती है काफ़ी लिमिटेड एरिया होता है, यानी कि जो लगभग नेशनल पार्क होगा लगभग 25 या 30 किलोमीटर में फैला होता है, लेकिन जो सेंचुरी होता है इससे छोटा होता है। ये तो 2-3 डिफरेंस था, 2-3 नंबर का आएगा तो ठीक है। तो बस इतना ही था आज का चैप्टर, मिलते हैं नेक्स्ट चैप्टर में, तब तक के लिए थैंक यू, गुड लक, टेक केयर।